बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और जो आपकी भारत की किताब है उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, जो कि मैं आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी मीडियम में भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा प्रश्न है, 3 मार्क्स का है। ठीक है। सबसे पहले 1 मार्क्स में पूछ लेगा कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस प्रकार की जलवायविक दशाओं में पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो जहां पे पाए जाते हैं वो कौन सी दशाएं होती है। ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो आंसर लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति में वे सभी पौधे सम्मिलित होते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, जो अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल देते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति में वे सभी पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं, कौन से, जो मानव के प्रत्यक्ष के द्वारा यानी कि मानव के द्वारा उगाए गए हों, या फिर उसकी सहायता से, या फिर प्रकृति ने अपने आप ही उन्हें जमीन जो होती है उससे उग जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही पौधों को जो अपने आकार के लिए, अपनी संरचना के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसके अनुकूल होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। आप समझिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए जैसा कि नाम से पता चला है उष्ण यानी कि गर्म। ठीक है। तो आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो गर्म और ठंडे दोनों तरह के भाग होते हैं वहां पर ये मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर। ठीक है। सदाबहार वनों में कैसी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक। और सापेक्ष आर्द्रता 70% से, मतलब 70% से अधिक होती है। और तापमान होता है 24 डिग्री। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको अपने पिछले चैप्टर का याद होगा तो जो मानसराम था वहां पे कितनी वर्षा होती थी। ठीक है। जो प्रतिवर्ष यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है, 200 सेंटीमीटर। तो मानसराम में कितनी वर्षा होती थी, बताइए कमेंट करके जल्दी। अगर नहीं पता है तो जहां तक मुझे याद है ये 1122 थी, और जो आपका चेरापूंजी था वो अराउंड 1012 के कुछ आसपास का था। ठीक है। थोड़ा कंफर्म नहीं है यहाँ पे, लेकिन अराउंड 1122 था आपका मानसराम का और 1022 था आपका चेरापूंजी का। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, और जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये आखिर कहाँ पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाँ, सेकंड देखने से पहले आपको ये हिंदी में तो समझा दिया है, अब इंग्लिश में भी समझा देते हैं। तो इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन कॉल्ड, अंडर व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड, यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसके वहां पर वो क्यों होते हैं, उसकी जो दशाएं हैं वो समझानी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लाइन लिख देंगे आप, होता क्या है, और उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं वो लिख देंगे। सिंपल सा, आपको समझ में आ गया। ठीक है। हिंदी मैंने आपको समझाई दी है, इंग्लिश में आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये 2 मार्क्स का है और बेसिकली इसमें 2 टर्म पूछी गई है। कौन कौन सी टर्म्स है, एक राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और अभ्यारण्य क्या होता है, ये 2 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान समझते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशु चारण की मनाही है, साथ ही इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि अधिकार नहीं मिलता। देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये उद्यान जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो सुरक्षा होती है वो काफी अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पे इसके जो भी राष्ट्रीय उद्यान होता है, मान ली इतनी सीमा राष्ट्रीय उद्यान की है, तो इस सीमा के अंतर्गत ये जो पशु होते हैं ये नहीं आ सकते हैं, और ना ही कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जो जमीन है वो खरीद सकता है। ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सुरक्षात्मक दृष्टि से काफी अधिक महत्व होता है इसका। पशुचारण नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं कर सकता है। अभ्यारण्य में क्या होता है, इसमें जो है वो राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ा कम इसमें सुरक्षा होती है। इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, यानी कि ऐसी गतिविधियां जो वन जीवों को हानि ना पहुंचाए, ऐसी गतिविधियों को करने की अनुमति होती है। इसमें अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है। जैसे बागान लगाना है, खेती करनी है, तो उसके लिए भी ये किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान और पशुचारण में मात्र सिर्फ इतना अंतर है कि एक में पशुचारण की मनाही है, तो एक में थोड़ा बहुत आप जो है अपना मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं। एक में व्यक्ति को भूमि नहीं मिलती है, एक में व्यक्ति को चाहे तो भूमि जो है वो कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जिससे कि जो जानवर है उन्हें खतरा ना पहुंचे। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आप सभी को ये वाला पॉइंट, और इस तरह से ये आपका खत्म हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इंग्लिश में,
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड द सेंचुरी। तो व्हाट इज अ नेशनल पार्क एंड व्हाट इज सेंचुरी? तो नेशनल पार्क्स ये होते हैं एंड सेंचुरी दिस वन। तो इसे इजीली आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। थर्ड में हमसे पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो 5 मार्क्स में बनेगा। ठीक है, 5 मार्क्स में बनेगा कि वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य। या तो पूछ लेगा प्रमुख उद्देश्य क्या है 5 नंबर में, या तो ऐसे ही पूछ लेगा कब लागू की गई और उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले देखिए लागू कब की गई। तो एक सेकेंड, मैं पेन थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली बार वन नीति बनी थी 1952 में। 1952 में ये लागू हुई थी, लेकिन 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों की क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई। तो यहाँ पे क्या पूछा है? वन संरक्षण नीति। ठीक है, तो वन संरक्षण नीति कब बनाई गई थी? बनी तो थी एक बार ये 1952 में, लेकिन जो कह सकते हैं कि जब वनों का क्षेत्रफल जो था वो घट रहा था, तब ये इसको मॉडिफाई किया गया 1988 में। ठीक है, इसी को मॉडिफाई कर दिया गया। अब देखिए इसके उद्देश्य कौन कौन से होंगे। सबसे पहले देखिए, देश के 33% भाग पर वन लगाना, वन और वन्य जीव संरक्षणों में लोगों की भागीदारी। यानी कि देश का ये जो इतना एरिया है, इसमें से 33 यानी कि समझ लीजिए मिनिमम इतने एरिया में भाग जो ये 3 डिवाइड बच गया। ठीक है, ये हो गया 33, एक ये हो गया 33, एक ये 33। तो इसमें से इस एक भाग में क्या करना है? वन लगाना है, जो कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हो। उसके बाद पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना, यानी कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए और जो भी पारिस्थितिक असंतुलन बिगड़ा हुआ है उसको सही बनाने के लिए वन को अधिक लगाया जाए। तीसरा है देश की प्राकृतिक धरोहर जैसे कि जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल्य संरक्षण, यानी कि जो वन वगैरह होते हैं इसमें जितनी भी प्रकार की जो जैव विविधता पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती है, उनको संरक्षित किया जाए। फोर्थ है मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा का नियंत्रण, यानी कि जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो है पेड़ लगाना, यानी कि वन को लगाना। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए, बाढ़ तथा सूखे के नियंत्रण को करने के लिए वन संरक्षण अति आवश्यक है। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। देखिए ये सामाजिक वानिकी क्या है, इसके ऊपर भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसे मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहीं पे रहने दीजिए। ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो आगे आगे समझाऊंगा आपको। तो 6 देखिए, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों की इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। यानी कि जिन लोगों की जो आय है, जो आर्थिक स्थिति है, वो वनों पर ही निर्भर है, तो ऐसी जो निर्भर ग्रामीण जनजातियां हैं उनको इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन को उपलब्ध करवाने के लिए जो सरकार है उसे क्या करना चाहिए? उसे योगदान इसमें देना चाहिए, उन्हें जागरूक किया जाना कि जो वन है उन्हें आप नष्ट मत कीजिए, ये धरोहर है हमारी, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, 7 पॉइंट है पेड़ लगाने को बढ़ावा देना। अभी हमने देखा था वन लगाया जाए, तो उसी तरह से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया जाए। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, हाँ ये ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाए जाने चाहिए। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए ताकि वनों पर जो दबाव है वो कम हो सके और इस तरह से जो वन संरक्षण नीति है वो कार्य अपना कर सकती है। समझ में आएगा आप सभी को वन संरक्षण नीति किस तरह से कार्य करती है? अभी ये जो सामाजिक वानिकी वाला आपका प्रश्न है, इसे मैं अलग से समझाऊंगा, 5 मार्क्स का आपका ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये वाला जो है सामाजिक वानिकी, ये अलग से 5 मार्क्स का प्रश्न बनेगा, आगे समझाऊंगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। चलें आगे बढ़ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इंग्लिश में। तो व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी? तो कब इंप्लीमेंट हुई एंड कौन कौन सी ऐसी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो समझाइए। तो इजीली पढ़ सकते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है जीव मंडल निचय किसे कहते हैं? हाँ ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी 3 या फिर 5 मार्क्स में, लेकिन मोस्टली जो है वो 3 ही मार्क्स में पूछा जाएगा, कि 3 या 4 मार्क्स में जो भी आते हैं आपके। जीव मंडल निचय किसे कहते हैं? उसके बाद नीलगिरी जीव मंडल निचय की जीव जंतु एवं वनस्पति का परीक्षण कीजिए। तो जीव मंडल निचय क्या होता है और नीलगिरी के संदर्भ में आपको बताना है।
तो जीव मंडल निचय एक आरक्षित क्षेत्र होता है। जीव मंडल निचय का शाब्दिक अर्थ क्या समझ लेंगे हम, आरक्षित क्षेत्र। तो जीव मंडल निचय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। यानी कि जीव मंडल क्या है, ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसे यूनेस्को के द्वारा मानव और जीव मंडल के कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझिए कि नीलगिरी जीव मंडल निचय के जीव जंतु तथा वनस्पति का परीक्षण। तो लिखेंगे इस निचय वायनाड में, यानी कि इस जीव मंडल निचय में जो वन्य जीवन है वो सुरक्षित क्षेत्र है। नगर, होल, बंदीपुर और बांदीपुर, मधुभलाई, नीलंबूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियां भी शामिल। यानी कि जीव मंडल निचय में जो क्षेत्र शामिल हैं वो कौन कौन से शामिल हैं, वो है वायनाड वन्यजीव क्षेत्र है, इसमें 2-3 याद रख लीजिए, वायनाड वन्यजीव क्षेत्र है, ठीक है। नीलंबूर का जो वन से ढका हुआ सारा का सारे ढाल है वो है, नीलगिरी पठार है और जो सिधुवनी पहाड़ियां हैं वो इसमें सम्मिलित है। सेकंड समझेंगे, प्राकृतिक वनस्पति में सूखी व झाड़ियां जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, आर्द्र सदाबहार और आर्द्र जो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार, सोलास, घास के मैदान और दलदल हैं, ये सभी सम्मिलित हैं। तो बस ये यहाँ पे देखिए 3-4 चीजें आपको नीलगिरी के बारे में याद रखनी है। एक तो कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, पहले क्षेत्र समझ लीजिए। तो समझ लेंगे कि वायनाड का वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, उसके बाद नीलंबूर का सारा वन से ढका हुआ क्षेत्र, नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुवनी पहाड़ियां। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति में देखें तो प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ जो सूखी झाड़ियां हैं, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन है, आर्द्र सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन है, सोलास है, घास के मैदान है, दलदल है आदि ये सम्मिलित है। यहाँ 2 संकटापन प्रणाली जो प्रजातियां हैं वो भी पाई जाती हैं, नीलगिरी ताहर और शेर। तो नीलगिरी एक तो ताहर हो गया और एक शेर, ये एस और दुम वाले बंदर ये सबसे अधिक यहाँ पे पाए जाते हैं। तो 2 तो संकटापन प्रजातियां भी हैं और जो सबसे अधिक भी पाए जाते हैं वो भी है यहाँ पे। तो जो संकटापन प्रजातियां वो कौन कौन सी है, एक नीलगिरी ताहर है और एक शेर, और यहाँ पे जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं वो है दुम वाले बंदर। यहाँ पर हाथी, बाघ, गौर, सांभर, चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे अधिक संख्या कुछ संकटापन और क्षेत्र विशेष पौधों में पाए जाते हैं। यानी कि क्षेत्र विशेष जो क्षेत्र विशेष भी हैं और कुछ पौधे भी हैं, कुछ जानवर भी हैं जो संकटापन भी हैं और जो कुछ अधिक संख्या में भी पाए जाते हैं। पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का जो सबसे सही तरीका है वो है जो विभिन्न जनजातियां हैं वो आवास यहाँ पे स्थापित कर लेती हैं। यानी पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित का रहने वाली जो वन जातियां हैं उनकी आवास यहाँ पर स्थित होते हैं इसी जीव मंडल के निचय के अंदर। तो एक जीव मंडल में कौन से, नीलगिरी जीव मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जीव जंतु शामिल होते हैं, जहाँ पे कुछ अधिक जनसंख्या में भी हैं, कुछ कम जनसंख्या में भी है, कुछ जो नष्ट होने वाली प्रजातियां हैं, संकटापन प्रजातियां हैं वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से समझ सकते हैं। उसके बाद समझिए फोर्थ, what is called जीव मंडल निचय, examine the fauna and flora of the नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बता देंगे बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, सॉरी जो जीव मंडल निचय है ये क्या होता है, उसके बाद जो इसकी विशेषता है वो बता देंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5th में हमसे पूछा गया है, इसमें देखिए डिफरेंस आपको करना है, एक तो है सदाहरित वन और एक है पर्णपाती वन। ठीक है, तो अच्छे से हम डिफरेंस करेंगे, पहले सदाहरित वन देखेंगे फिर पर्णपाती वन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सदाहरित वन और इधर है पर्णपाती वन। तो सदाहरित में क्या होगा, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और पर्णपाती वन में ये ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, सदाहरित वन में क्या होता है, ये सघन होते हैं यानी कि ये घने होते हैं, और पर्णपाती ये कम घने होते हैं। इनकी ऊंचाई जो है वो 35 मीटर से 50 मीटर तक होती है, और जो पर्णपाती वन होते हैं इनकी ऊंचाई काफी कम होती है। इनमें क्या होता है कि वृक्षों की जो लकड़ी होती है वो काफी कठोर होती है और इसमें काफी कमजोर होती है। ये वन लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं,
इन वनों की जो लकड़ी है वो काफी उपयोगी होती है। सदाहरित वनों के मुख्य वृक्षों की बात करें तो महोगनी हो गया, गर्जन हो गया, बांस, ताड़, ये सभी हैं। वहीं पर्णपाती वन की बात करें तो सागौन, साल, चंदन, हल्दी, महुआ और धूप, ये यहाँ पे हल्दी होना चाहिए, हल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को सदाहरित और पर्णपाती वन में क्या क्या डिफरेंस है? तो देखिए डिफरेंस एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। सदाहरित में क्या होता है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये काफी घने होते हैं, इनकी ऊंचाई 35 से 50 मीटर तक होती है, वृक्षों की लकड़ी काफी कठोर होती है। पर्णपाती वन में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, कम घने होते हैं, ऊंचाई भी कम होती है, लकड़ी भी कठोर होती है। यानी कि जो यहाँ पे ज्यादा है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस में है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इतना बस याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप सभी को इजीली। चलिए आपको इंग्लिश में समझा दिया जाए। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसाइडियंस फॉरेस्ट। तो सबसे पहले एवरग्रीन और उसके बाद जो आपके दूसरे वाले हैं पर्णपाती। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखे हैं 5-6 पॉइंट, और इसमें भी देखिए ये लिख रखे हैं, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं इजीली। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, हाँ ये वाला प्रश्न मैं आपसे कह रहा था लास्ट में बताऊंगा, ये वही प्रश्न है। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं और इससे क्या तात्पर्य होता है और इसके प्रमुख उद्देश्य। यानी कि सबसे पहले यही बता देना है कि सामाजिक वानिकी होता क्या है, फिर इसके उद्देश्य समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना एवं उस भूमि में वन लगाना। यानी कि एक किसी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी का अर्थ ये हो जाएगा कि इस क्षेत्र में पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास के मदद के लिए, उसके प्रबंधन के लिए क्या करना, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो समाज है लोगों का, उस समाज के लोगों को उनकी भूमिका को इसमें तय किया जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए और इस एरिया की जो ऊसर भूमि है वहां पे वन लगाए जाए। अब इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो उसके उद्देश्य ये हो सकते हैं कि जनसंख्या के लिए जलावन लकड़ी की उपलब्धता, यानी कि जनसंख्या की जो ईंधन होता है उस ईंधन के लिए इस वन से वो अपनी लकड़ी ले सकते हैं। ठीक है, जब पेड़ सूख जाता है किसी कारणवश तो उसकी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी इमारती लकड़ी, यानी कि आपने देखा होगा कुछ लकड़ियां ऐसी होती है जिससे आप छोटे मोटे घर भी बना सकते हैं, और बेसिकली ये पहाड़ी जो लोग हैं वहां पे ये लकड़ी देखने को हमें ज्यादा मिलती है। छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, और भी बहुत सारी, आपको पता है जी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे दवाइयां भी बन सकती है। तो ये सारी चीज आपको भी इसमें भी बता देनी है। तो इसके उद्देश्य क्या हो गए, एक तो लकड़ी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, इमारती लकड़ी की उपलब्धता, खाद्य आपूर्ति। ठीक है, उसके बाद सामाजिक वानिकी के 3 अंग भी होते हैं। एक होता है शहरी वानिकी, एक ग्रामीण और एक फार्म। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या है इसका, यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा शहरों में किस तरह की है, गांव में किस तरह की है, और जो फार्म वानिकी है ये किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझाना है। तो सबसे पहले शहरी वानिकी देखिए। शहरों में निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे कि हरित पट्टी, पार्क, सड़कों व रेल मार्गों व औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों के साथ वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना। तो शहरी वानिकी से हमारा क्या तात्पर्य होगा, शहरी वानिकी से हमारा ये तात्पर्य हो जाएगा, चाहे वो आपका निजी क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी सार्वजनिक भूमि हो, वहां पर हरित पट्टी, यानी कि जो पार्क वगैरह हैं, जो रोडों के आसपास पेड़ पौधे जो है छोटे मोटे वो लगाए जाए। सड़कों में, रेल मार्गों, औद्योगिक व व्यापारिक जो स्थल है इन स्थलों के आसपास में वृक्ष लगाए जाएं और उनको संरक्षित भी किया जाए। ग्रामीण वानिकी में क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, यानी कि जो कृषि है बेसिकली उसे बढ़ावा दिया जाए। फार्म वानिकी में क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाना तथा फसलों को उगाना जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन व फल सब्जियां मिल सके। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो अभी तक ऊसर भूमि है, यानी कि जहाँ पे कुछ उगता नहीं था, तो उसे कृषि योग्य बनाया जाए और वहां पे फिर खाद्यान्न, चारा, ईंधन आदि फल सब्जियों को उगाया जाए। तो ये होता है सामाजिक वानिकी के कुछ अंग। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। आगे बढ़ जाए, अगला देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में है, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोशल फॉरेस्ट्री एंड व्हाट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। तो कौन कौन से हैं ऑब्जेक्टिव्स वो समझ लेंगे, एंड इट हैज 3 पॉइंट्स, एंड ये होता क्या है ये इजीली आप पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो
यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो खत्म हो जाते हैं हमारे। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर आपके एक बार दोबारा से दिखा देते हैं। पहला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति किसे हम कहते हैं, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये किस तरह से किस दिशाओं में पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन कॉल्ड, एंड अंडर व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड। सेकंड है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। उसके बाद वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ठीक है। उसके बाद व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी। फिर फोर्थ है जीव मंडल निचय किसे कहते हैं। नीलगिरी जीव मंडल निचय की जीव जंतु तथा वनस्पति का परीक्षण कीजिए। हु इज कॉल्ड जीव मंडल निचय यानी कि किसे कहते हैं। एक्समाइन द फ्यूना एंड फ्लोरा ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिफ्थ है सदाहरित वन और पर्णपाती वन की विशेषताएं। तो एक तरफ सदाहरित वन है और एक तरफ पर्णपाती वन है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। सामाजिक वन की क्या तात्पर्य, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं इसके अंग। तो व्हाट इज मीन्ड बाय द सोशल फॉरेस्ट्री, व्हाट इज मीन मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज देयर पॉइंट्स। कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे आज का वीडियो। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताएं बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पे अगर आप पहली बार आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।